आपने पूरी जिंदगी भारत में बिताई है, यहीं पर स्कूल में गए हैं, यहीं नौकरी की है और यहीं टैक्स दे रहे हैं। और एक दिन सरकार का नोटिस आता है कि साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। आप अपने पुराने संदूक में दस्तावेजों को ढूंढते हैं, आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र, आपके दादा दादी का वोटर आईडी कार्ड, लेकिन वो कोई ढूंढे भी नहीं मिल रहा है आपको। तब आप ऐसी स्थिति के अंदर खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं वो चीज कैसे साबित करूं जो मैं हमेशा से रहा हूं, यानी कि भारतीय नागरिक। ये कल्पना नहीं है, ये नागरिकता एनआरसी और मौलिक अधिकारों की बहस में फंसे हुए लाखों लोगों की कहानी है। तो आज हम गहराई से समझने वाले हैं कि भारत में नागरिकता का भविष्य क्या होने वाला है, कानून वास्तव में क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, और क्या भारत की नागरिकता की अवधारणा हमेशा के लिए बदल रही है। ये सिर्फ कानूनी परिभाषाओं की बात नहीं है, ये पहचान, अपनापन और स्वयं भारत की धारणा की बात है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की, और आपको कानून की बारीकियां समझाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के मामले की पृष्ठभूमि की। नागरिकता का मतलब होता क्या है उसको समझते हैं। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच में जो कानूनी बंधन है, कानूनी लिंक है, उसको कहते हैं नागरिकता। ये तय करती है कि कौन जुड़ा है, कौन भागीदार है और किसे कानून के तहत संरक्षण प्राप्त होगा। भारत में नागरिकता जो है वो संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा रेगुलेट होती है। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के तहत जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के समय पर नागरिकता का निर्धारण इन आधारों पर हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के तहत जिन आधारों पर भारतीय नागरिकता का निर्धारण हुआ वो ये थे कि पहले भारत में जन्म होना चाहिए और दूसरा वंश के आधार पर, यानी कि माता और पिता की जो वंशावली है उसके हिसाब से नागरिकता डिसाइड हो रही थी। या फिर आप निवास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डोमिसाइल है, तब आपकी नागरिकता थी। ये संविधान जब लागू हुआ 1950 में, तब ये 3 तरीके से नागरिकता मिली थी सभी को। बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 आया जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके निर्धारित करता है। पहले 3 तरीके थे और जब नागरिकता अधिनियम आया 1955 उसने टोटल इन तरीकों को कितना कर दिया, 5। अब ये 5 तरीके कौन कौन से कि जन्म से, दूसरा वंश से, और तीसरा पंजीकरण द्वारा यानी कि बाय प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन से, और पांचवा क्षेत्र के विलय द्वारा। यानी कि अगर किसी टेरिटरी को भारत अक्वायर करता है तो वो क्षेत्र भारत का हिस्सा बनेगा और उसके अंदर जो नागरिक वहां जो जिसका भारत में विलय किया गया है वो नागरिक अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये 5वां तरीका है क्षेत्र के विलय के द्वारा। सरल लगता है ना आपको, पर वर्षों में संशोधनों ने इस अवधारणा को कहीं अधिक जटिल बना दिया है, विशेषकर जब इसे प्रवासन यानी कि माइग्रेशन, धर्म और सुरक्षा चिंताओं से जोड़ा गया, और साथ में इलीगल इमाइग्रेशन भी, कि मतलब जो भारत के नागरिक नहीं हैं, घुसपैठिए हैं जो भारत के अंदर घुस रहे हैं। धर्म से जोड़कर, सुरक्षा चिंताओं से जोड़कर इसको जोड़ा गया, तब ये मामला और ज्यादा जटिल हो गया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी फटाफट कर दीजिए। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। नागरिकता अधिनियम 1955 की कहानी समझ आ गई। अब जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि CAA। यही सबसे बड़ा जो कदम था, बड़ा स्टेप था इसके अंदर, वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम ने मूल 1955 के अधिनियम में बदलाव कर 3 पड़ोसी देशों से सताए हुए अल्पसंख्यकों को फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देने का प्रावधान किया। और ये 3 देश कौन से हैं जहां से सताए हुए परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज
जो भारत में आएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी सीए के आधार पर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पर मुख्य बात जो यहां पर यह है कि यह केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों पर लागू होता था। मतलब इन 3 देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और अफगानिस्तान हो, वहां से अगर इन 5-6 कम्युनिटीज के लोग, धर्मों के लोग, जो क्योंकि वो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, वहां पर उनका परसिक्यूशन हुआ, सताए हुए, और वो भारत में आ रहे हैं, तो उनको फास्ट ट्रैक भारत की नागरिकता मिलेगी। ये सीए 2019 के अंदर प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यानी कि टोटल 6 धर्मों के लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस पर सरकार ने यह तर्क दिया कि मुस्लिम उन देशों में पहले से ही बहुसंख्यक है। यह कानून वहां पर सताए हुए अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। समझ गए? क्योंकि यह मुस्लिम बहुल देश है और वहां से कोई मुस्लिम आएगा तो उसके लिए 2019 का जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसमें कोई भी फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप एक्वायर करने का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ वहां पर जो माइनॉरिटी है उनके लिए। अब ये माइनॉरिटी कौन कौन सी हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, अब यहीं से सबसे बड़ा झगड़ा और विवाद शुरू होता है। देखिए, जो ये सीए हैं उसका विरोध जो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इससे भारत में नागरिकता कानून में धर्म आधारित भेदभाव आ रहा है, जो पहले कभी भी नहीं था नागरिकता के मुद्दों पर। उनका कहना था कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता और अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध करता है, उसका उल्लंघन करता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम, ऐसा आलोचकों का कहना है। अब बात करें तो सीए की वैधानिक वैधता की, संवैधानिक वैधता की, उसको चुनौती देने वाली लगभग याचिकाएं 200 के करीब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। सीए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित हैं, मामले में कोई फैसला नहीं आया है। अब इसको, जो ये सीए का मामला है, अब इसको कनेक्ट करते हैं हम एनआरसी के साथ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के साथ। अब इस पहेली का जो दूसरा हिस्सा है वो है आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी क्या है, इसको समझते हैं। एनआरसी मूलतः सभी प्रमाणिक भारतीय नागरिकों का डेटाबेस है। प्रमाणिक यानी कि जो भी वेरीफाइड इंडियन सिटीजन्स हैं उनका एक कंप्लीट डेटाबेस है, इसको हम एनआरसी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को पहचान कर उनको भारत से बाहर निकालना, मतलब अवैध घुसपैठियों को पहचान के भारत से बाहर निकालना, ये एनआरसी का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो पहला एनआरसी हुआ वो असम में हुआ और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। पहला पूर्ण क्रियान्वयन इसका जो एनआरसी का था वो असम में हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। 10 साल की प्रक्रिया के बाद जो फाइनल लिस्ट थी एनआरसी की 2019 में पब्लिश की, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया, ऐसा आरोप लगे। यानी असम के करीब 19 लाख निवासियों को बाहर किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बाहर। इनमें से कुछ लोग गरीब ग्रामीण, निरक्षर मजदूर, यहां तक कि भारतीय सेना के पूर्व सैनिक भी थे, जो उचित दस्तावेजों के साथ अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जूझ रहे थे। इससे देशव्यापी चिंता बढ़ी, क्योंकि अगर एनआरसी पूरे भारत में लागू हुआ तो लाखों लोग ऐसे ही जोखिम का सामना कर सकते हैं। आलोचकों ने कहा कि इससे स्टेटलेसनेस की स्थिति बन सकती है, खासकर हाशिए पर रहने वाले और बिना दस्तावेज वाले समुदाय के लिए। दूसरी ओर इस पर सरकार का कहना था कि एनआरसी नागरिकों की रक्षा और राष्ट्रीय पहचान की सुरक्षा करेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये असम की एनआरसी हुई है, इसका रिव्यू चल रहा है, इसकी खामियों को दूर करने का प्रोसेस चला हुआ है, और जो गलत तरीके से
एनआरसी से बाहर हुए हैं उनको दोबारा से इंक्लूड करने का काम चला हुआ है। तो मतलब ये है कि ये बात भी है कि पहले वाले प्रोसेस के अंदर जो 2019 की लिस्ट थी उसके अंदर सच में खामियां थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत को नागरिकता सत्यापन के लिए एनआरसी की जरूरत है क्या? क्या हमें पूरे भारत के अंदर एनआरसी लागू करना चाहिए, या आपको लगता है कि इससे असली नागरिकों में भ्रम और डर पैदा हो सकता है? आप मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दादा दादी के वोटर आईडी कार्ड संभाले हुए हैं, या आपके पास अपने पेरेंट्स का जन्म प्रमाण पत्र है? बताइएगा जरूर एक बार। अच्छा, अब देखते हैं कि कानून की क्या स्थिति है और संविधान इस बारे में क्या क्या कहता है, उसको समझते हैं। नागरिकता, संविधान और मौलिक अधिकार की तिकड़ी का खेल समझते हैं हम यहां पर। मूल बात यहां पर यह है कि भारत का जो संविधान है नागरिकों को स्थायी रूप से परिभाषित नहीं करता। कहीं भी भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नागरिक को डिफाइन नहीं करता है। यह संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी वजह से नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। पर संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर सभी व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, सिर्फ नागरिकों की नहीं। जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को उपलब्ध हैं और उससे ज्यादा ऐसे अधिकार हैं जो सभी लोगों को उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। जैसे समानता का अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, ठीक, ये सभी अधिकार जो हैं वो लोग जो नागरिक नहीं हैं उन्हें भी उपलब्ध हैं। उदाहरण मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। अनुच्छेद 14 की बात करें, जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, वो सब पर लागू होता है, नागरिक हो या ना हो। और उसी के साथ साथ अनुच्छेद 15 की बात करें, जो भेदभाव का निषेध करता है, केवल नागरिकों पर लागू होता है। अनुच्छेद 15 किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वो भी सिर्फ नागरिकों के लिए है, अभिव्यक्ति, सभा आदि की स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वो सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या ना हो। तो यदि सीएए या फिर एनआरसी की जो नीतियां हैं वो अगर सर्वोच्च न्यायालय पाता है कि ये भेदभावपूर्ण है या मनमानी है, तो उन्हें अनुच्छेद 14 या 21 के तहत रद्द भी किया जा सकता है, और जिनके मौलिक अधिकार जिनको लगता है कि हमारे हनन हो रहे हैं वो इनको चुनौती भी दे सकते हैं। यही कारण है कि सीएए पर 200 के करीब अभी जो याचिकाएं हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज करती हुई अभी सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेंडिंग है, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में, जैसे कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो 1978 का है, उससे लेकर केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ जो प्रीवेसी का मामला है, उसमें कहा है कि जीवन का अधिकार गरिमा और पहचान को सम्मिलित करता है और नागरिकता सीधे सीधे तौर पर पहचान से जुड़ी हुई है। इसलिए अदालतों को यह तय करना होगा कि ये कानून संवैधानिक गारंटियों की रक्षा करते हैं या उन्हें आहत करते हैं। ये चेक करना होगा कोर्ट को। मगर यहां पर मैं एक पॉइंट बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको हर हाल में भारत से निकालना चाहिए, मगर इस प्रोसेस के अंदर ये चीज एंश्योर करनी चाहिए कि जो सच में भारत का नागरिक है उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, और उसको गलत तरीके से एनआरसी से, या अगर एनआरसी लागू होती है तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से बाहर ना किया जाए, या उसको संदेह की स्थिति या संदेह की दृष्टि से ना देखा जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और कानूनी विरासत की, कानूनी विकास की इस मामले पर क्या है। देखिए, सीए याचिकाओं के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सीए पिटीशंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 200 से अधिक जो हैं याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं जो सीए की संवैधानिकता को चुनौती देती हैं, और अभी तक उस पर सुनवाई चल रही है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। असम एनआरसी की बात करें तो असम एनआरसी प्रक्रिया में वैध नागरिकों के बहिष्करण और त्रुटियों की समीक्षा हो रही है कि जो वैध नागरिक थे असम एनआरसी के दौरान उनको बाहर किया गया, तो और जो गलतियां हुई हैं उसकी समीक्षा हो रहा है, उसकी रिव्यू हो रही है। कोर्ट ने अभी तक पूरे भारत में एनआरसी का कोई आदेश नहीं दिया है।
जहां तक जो प्रपोज्ड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर, प्रस्तावित नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, वो एनआरसी से जुड़ा एनपीआर देश के सभी निवासियों का जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने वाला लक्ष्य रखता है। जो एनपीआर है वो एनआरसी से कनेक्ट होगा और इसके अंदर, एनपीआर के अंदर भारत के जितने भी नागरिक हैं, निवासी हैं, उनका सभी का बायोमेट्रिक डेटा और जनसांख्यिकी रिकॉर्ड दर्ज होगा। इस पर आलोचकों का कहना है कि यह देशव्यापी एनआरसी की पहली सीढ़ी बन सकता है। इस पर केंद्र सरकार का अपना यह रुख है कि सरकार कहती है कि देशव्यापी एनआरसी की कोई योजना नहीं है और सीए तथा एनआरसी अलग अलग हैं, पर कानून और नीतिगत बयानों में अस्पष्टता बनी हुई है अभी भी। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो नागरिकता कानून विकसित हो रहे हैं, हमारे भी विकसित हो रहे हैं। अभी इनको पूरा परखने की, जांचने की, इनका इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, तो नागरिकता कानून सभी के विकसित हो रहे हैं। जर्मनी, कनाडा और अमेरिका जैसे देश जस्ट सोलाई यानी कि भूमि पर जन्म से नागरिकता का पालन करते हैं। वहां पर किसी का जन्म हो गया तो वो वहां का नागरिक हो गया। हमारे यहां मगर जो भारत है, भारत में हम जस सॉन्ग्विनिस का अनुसरण करते हैं, यानी कि रक्त और वंश से, ब्लड और वंश से नागरिकता का अनुसरण करते हैं। भारत के मामले में विशेषता यह है कि यहां पर नागरिकता सिर्फ कानूनी स्थिति के रूप में नहीं बल्कि पहचान और अपनापन के सूचक के रूप में भी बहस का विषय है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मानवाधिकार संस्थाओं ने बोला है कि अगर धर्म आधारित नागरिकता को दस्तावेजीकरण ड्राइव के साथ जोड़ना, वो स्टेटलेसनेस को बढ़ा सकता है, स्टेटलेसनेस की स्थिति पैदा कर सकता है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो सकता है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कानूनी और नैतिक विश्लेषण की बात करते हैं। बैलेंसिंग दी सिक्योरिटी एंड राइट्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर। सरकार के तर्क की देखा जाए तो सरकार की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि जो ये पूरा मामला है, हमें इसको संवैधानिक चश्मे से देखने की जरूरत है। हर लोकतंत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमारे लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के बीच में संतुलन बनाना होता है। अगर हम सरकार के तर्क की बात करें तो सरकार का कहना है कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सताए गए अल्पसंख्यकों को शरण और न्याय देता है, जबकि एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। जबकि जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि इससे धर्म आधारित भेदभाव का जोखिम बढ़ रहा है। जो संविधान की जो हमारी प्रीएम्बल है उसके अंदर जो धर्मनिरपेक्षता शब्द लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, सेक्युलर शब्द लिखा हुआ है, उसको कमजोर कर रहा है। ये बिना दस्तावेज वाले गरीब नागरिकों के व्यापक बहिष्करण का भी कारण बन सकता है और ये नागरिकता और पहचान राजनीति की रेखा को धुंधली कर सकता है। तो वास्तव में सवाल यही है कि किस हद तक एक लोकतंत्र यह तय कर सकता है कि कौन अपना है बिना अपनी ही संवैधानिक प्रतिज्ञाओं को तोड़े हुए। अब बात करते हैं कि भविष्य क्या है, भारत में नागरिकता के लिए आगे क्या है। 2025 में स्थिति यह है कि सीए सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा लंबित होने के कारण पूर्णतः लागू होना बाकी है। एनआरसी केवल असम में सक्रिय है, पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा समय समय पर उभरती रहती है। पहचान सत्यापन के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और आधार इंटीग्रेशन पर विचार हो रहा है। भारत में जो नागरिकता का भविष्य है वो 3 बड़े कारकों पर निर्भर करेगा। क्या होगा नागरिकता का भविष्य? वो 3 बड़े कारकों पर निर्भर करने वाला है और वो 3 कारक हैं। पहला, न्यायिक समीक्षा। सीए की जो संवैधानिकता पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होगा इस चीज के लिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर ही असली मोहर होगी कि सीएए वैध है या नहीं है। दूसरा, विधायी कार्रवाई की,
क्या संसद नागरिकता को अधिक समावेशी बनाने के लिए कानून में संशोधन करती है? और तीसरा, जन भागीदारी। नागरिक किस तरह शांतिपूर्वक इस बहस में भाग लेंगे, प्रश्न उठाएंगे और इसे आकार देते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर इस विवाद को सावधानी से संभाला गया तो मानवीय नागरिकता एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो समावेशन और सुरक्षा दोनों का संतुलन साधेगा, और अगर गलत तरीके से संभाला गया तो ये खाइयां गहरी और हो सकती हैं और कानून के शासन पर भरोसा कमजोर हो सकता है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष यही है, सच्चाई यही है कि कानूनी तौर पर भारत का नागरिकता ढांचा अभी भी 1955 के अधिनियम पर आधारित है और सीएए तथा एनआरसी अभी नीतिगत विस्तार हैं, अभी लागू नहीं हुए हैं। संवैधानिक रूप से हर कानून को समानता, अनुच्छेद 14 और धर्मनिरपेक्षता जो प्रस्तावना के अंदर एक सिद्धांत है कि कसौटी पर खरा उतरना होगा, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और आने वाले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह तय करेगा कि भारत में नागरिकता समावेशी रहेगी या बहिष्कारी बन जाएगी। पर कानूनी भाषा से परे अगर हम बात करें, नागरिकता एक नैतिक और भावनात्मक बंधन भी है। कानूनी बंधन तो है ही, मगर साथ में भावनात्मक बंधन भी है। ये उस कहानी का हिस्सा होने का भाव है जो आपसे बड़ी है और जिसका नाम है भारत। इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।